नमस्कार, मेरा नाम है अमिताभ और दृष्टि आईएएस की इस नई वीडियो में स्वागत है आपका। नोबेल पुरस्कार विश्व का सबसे प्रतिष्ठित माना जाने वाला पुरस्कार, इसकी घोषणा प्रारंभ हो चुकी है। 7 अक्टूबर को चिकित्सा के क्षेत्र में अर्थात फिजियोलॉजी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार की घोषणा की जा चुकी है। आपको बता दें कि इस समय वर्तमान में हर एक दिन इस पुरस्कार की अब घोषणा की जाएगी। 7 अक्टूबर से लेकर 14 अक्टूबर तक इन पुरस्कारों की क्रमवार रूप से घोषणा की जाएगी। ऐसे में आज के इस एपिसोड में फिजियोलॉजी अर्थात चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार किसको प्रदान किया गया, किस क्षेत्र में प्रदान किया गया, जिसको लेके ऐसा माना जा रहा है कि चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में एक नई क्रांति की संज्ञा इसको दी जा रही है, तो इस विषय को हम समझेंगे। वो कौन सी ऐसी महत्वपूर्ण खोज है जिसके लिए यह प्रतिष्ठित पुरस्कार प्रदान किया गया। साथ ही इसमें शामिल होंगे नोबेल पुरस्कार से संबंधित कुछ अन्य पक्ष भी होंगे जो कि आपके परीक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण है। उन पक्षों को भी हम सम्मिलित करते हुए इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं चर्चा। लेकिन शुरू करने से पहले आपको एक सूचना देते हैं कि दृष्टि आईएएस की तरफ से सामान्य अध्ययन जीएस फाउंडेशन का जो नया बैच है वो हमारी कुछ जगहों पर नए बैच की शुरुआत हो रही है। लखनऊ की बात करें तो हिंदी मीडियम में अगर बात करें, जीएस फाउंडेशन बैच की शुरुआत 11 अक्टूबर से हो रही है 11:30 बजे। वहीं पर अगर करोल बाग शाखा में बात करें तो जीएस फाउंडेशन बैच की शुरुआत 13 नवंबर से हो रही है दोपहर 3 बजे से। इस प्रकार अगर देखें जयपुर, प्रयागराज और इंदौर में हमारे नए बैचों की शुरुआत हो चुकी है। इससे संबंधित किसी भी क्वेरी के लिए विशेष रूप से आप इस नंबर पर 87501 पर आप कॉल करके विस्तृत जानकारी भी ले सकते हैं। चर्चा के बिंदुओं के सबसे पहले देख लेते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे खबर की। चर्चा में क्यों है? क्योंकि नोबेल पुरस्कारों की घोषणा होना शुरू हो चुका है। जैसा कि आप जानते हैं कि नोबेल पुरस्कार हर वर्ष 10 तारीख को दिसंबर माह में दिए जाते हैं, जो कि अल्फ्रेड नोबेल जिनके नाम पे इस पुरस्कार की स्थापना की गई थी उनकी पुण्यतिथि होती है। लेकिन उसकी घोषणा पहले शुरू हो जाती है। तो इसकी घोषणा शुरू हुई है 7 अक्टूबर को। जैसा कि आपको बताया गया कि चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में, जो फिजियोलॉजी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार घोषित किया गया। 8 अक्टूबर को फिर भौतिकी की घोषणा होगी। इसी के बाद आप देखेंगे तो अन्य क्षेत्रों की भी क्रमवार घोषणा की जाएगी। रसायन विज्ञान की होगी, फिर साहित्य की होगी, शांति की होगी। अब सबसे आखिरी में 14 अक्टूबर को आर्थिक अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में जो नोबेल प्राइज दिया जाता है उसकी घोषणा होगी। तो नोबेल पुरस्कार का एक परिचय भी, सामान्य परिचय जो अपेक्षित है वो बताया जाएगा आपको। नोबेल पुरस्कार 2024 किसे और क्यों दिया गया, किस फील्ड में, तो चिकित्सा के क्षेत्र में, उसको हम देखेंगे। क्या होंगे इसके लाभ जिनको लेके काफी उत्सुकता है लोगों के मन में। इसको चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में एक नई क्रांति की तरफ जाते हुए देखा जा रहा है। कई ऐसे रोग हैं जिनके समाधान की बात की जा रही है, तो उन लाभों पर भी हम एक नजर डालेंगे। अंत में अभ्यास प्रश्न की तरफ चलेंगे। सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 3 से जोड़ के इस खंड को आप देख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें। साथ ही इस कार्यक्रम की पीडीएफ अगर प्राप्त करना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल पे आप हमको फॉलो कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। देखिए, सबसे पहले खबर की बात करते हैं। तो नोबेल प्राइज इन फिजियोलॉजी और मेडिसिन 2024, व्हाट इज द रिसर्च दैट वोन द प्राइज? वो कौन सा ऐसा शोध है जिसकी वजह से इन दो जिन लोगों के तस्वीर को आप देख रहे हैं पीछे, इनका ही वो अतुल्य योगदान है जिसकी वजह से उनको इस प्रतिष्ठित पुरस्कार से नवाजा गया है। विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रुकवुन, ये दो लोग जो अमेरिकी हैं, इन्हीं को इस पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया है। अब चर्चा में होने का कारण यही है, इन दोनों लोगों को सम्मानित किया गया है और हर दिन एक नए श्रेणी की घोषणा होगी। जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था किन किन क्षेत्रों में दिया जाता है यह पुरस्कार, तो आपको मालूम होना चाहिए कि चिकित्सा के अलावा भौतिक, रसायन, साहित्य, शांति और आर्थिक क्षेत्र में यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। नोबेल पुरस्कार की जहां तक बात है, तो अगर इसके इतिहास की बात करें तो 1895 में अल्फ्रेड नोबेल की जो वसीयत थी, उस वसीयत से में जो धन था, उस धन के को लेकर इसको स्थापित किया गया। 1901 से इस पुरस्कार को दिया जाना शुरू किया गया। उन्होंने डायनामाइट का आविष्कार किया था और बाद में उन्हें ऐसा लगा कि कुछ ऐसा होना चाहिए, ऐसी दिशा में प्रयास होना चाहिए कि मानव की भलाई के लिए काम हो। तो इस पुरस्कार की जो नींव रखी गई थी वो मानव की भलाई को केंद्र में रख के रखी गई थी। और पहला पुरस्कार जब 1901 में दिया गया तब 5 क्षेत्रों में ही प्रदान किया जाता था। अर्थशास्त्र का जो नोबेल दिया जाना शुरू किया गया वो 1968 से 1968 से इसकी शुरुआत हुई। फिर वहां से इसको प्रदान किया जाने लगा, तो ये फिर इसका इसमें एक क्षेत्र और बढ़ गया। वहीं अगर बात करेंगे, जो नोबेल शांति का पुरस्कार है वो नॉर्वे में प्रदान किया जाता है। बाकी सभी पुरस्कार आपको स्वीडन में प्रदान किए जाते हैं। किस दिन प्रदान किए जाते हैं? तो जिस दिन अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि होती है, 10 दिसंबर को प्रदान किए जाते हैं। तो ये एक सामान्य जानकारी है नोबेल के बारे में, इसको आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा अगर फिजियोलॉजी या मेडिसिन की बात करें तो कोरोलिंस्का इंस्टीट्यूट, जो कि स्वीडन के स्टॉकहोम में है, एक चिकित्सा विश्वविद्यालय है, इसके द्वारा इसको प्रदान किया जाना है।
फिर भौतिकी रॉयल स्वीडिश एकेडमी, रसायन विज्ञान की बात कर लें तो रॉयल स्वीडिश एकेडमी, साहित्य का भी स्वीडिश एकेडमी, शांति की अगर बात कर ले तो ये नॉर्वेजियन नोबेल समिति द्वारा दिया जाता है, और आर्थिक विज्ञान की बात कर ले तो 1968 में स्टेबल हुआ था और रॉयल स्वीडिश एकेडमी द्वारा यह भी प्रदान किया जाता है। तो इस तथ्य को भी आप ध्यान रखेंगे। अब बात करते हैं कि चिकित्सा के क्षेत्र में इन लोगों को दिया गया है, जिन वैज्ञानिकों को दिया गया है, जिनका नाम विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रुकवुन, ये नाम आप याद रखेंगे, दोनों के दोनों अमेरिकी वैज्ञानिक हैं, तो ये भी आप याद रखेंगे। और इन्हें यह पुरस्कार क्यों दिया गया है तो इसको भी आपको याद रखना है, क्योंकि माइक्रो आरएनए की खोज इन्होंने की है, तो इसकी वजह से इनको ये पुरस्कार प्राप्त हुआ है। अब मेन माइक्रो आरएनए भी इंपॉर्टेंट आपके लिए होता है, महत्वपूर्ण होता है, उसके ऊपर भी नजर डालेंगे। और माइक्रो आरएनए की खोज के साथ साथ जीन नियंत्रण का जो काम होता है, जो जीन नियंत्रण में इसकी जो भूमिका होती है, उसकी तरफ इन्होंने ध्यान आकर्षित किया है। जो पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल जीन रेगुलेशन होता है उसकी तरफ ध्यान आकर्षित किया है, तो इस वजह से इनको पुरस्कृत किया गया है। अब ये क्या होता है इसको भी हम समझेंगे। देखिए, सबसे आसान भाषा में अगर एक आपको मोटा मोटी हम एक आइडिया दें तो मान लीजिए कि हमारे शरीर की अगर बात हम करें, आप अपने शरीर को मान लीजिए कि एक घर है, एक घर, अपने घर की कल्पना आप अपने मन में करें और मान लीजिए कि आपका जो घर है वो आपका शरीर है। अब घर के अंदर क्या होता है, घर के अंदर कमरे होते हैं, अलग अलग कमरे होते हैं, तो वो अलग अलग कमरे मान लीजिए अलग अलग आपकी कोशिकाएं हैं, और उन कोशिकाओं के अंदर हर जगह, हर कमरे में, अर्थात हर कोशिका में एक टूल बॉक्स रखा है, कुछ सामग्रियां रखी हुई हैं, हर कमरे की अपनी अलग आवश्यकता होगी। ठीक उसी तरह से हमारे शरीर की हर कोशिका की अलग आवश्यकता होगी। तो उसी तरह से हर कमरे में अलग अलग जो टूल बॉक्स रखा है, जो यंत्र का एक थैला रखा है, वो हर कमरे में एक ही थैला रखा है, लेकिन हम उसमें से कौन सा सामान इस्तेमाल करना है वो डिपेंड करेगा उस कमरे की आवश्यकता पर। सपोज दैट अगर आपकी यकृत में किसी अन्य प्रकार के प्रोटीन की जरूरत होगी, उसी तरह से आपकी मसल्स कोशिकाएं जो है वहां पर आपको दूसरे तरह के सामग्रियों की जरूरत होगी, दूसरे टाइप के प्रोटीन्स की जरूरत होगी। इसी प्रकार हर कमरे की जरूरत अलग हो सकती है, आपके किचन की जरूरत अलग हो सकती है, आपके ड्राइंग रूम की जरूरत अलग हो सकती है। उसी प्रकार हमारे जो कोशिकाएं हैं उनमें टूल बॉक्स तो हर जगह एक ही पड़े हैं, अर्थात उनके अंदर जो डीएनए आरएनए हैं वो एक ही तरह के हैं, लेकिन किस प्रकार किस वहां पर जरूरत है उसके हिसाब से वहां पर आरएनए का चयन होगा। अब देखिए यहां पर क्या होगा, इस चीज को समझने के साथ आप यहां पर आसानी से समझ सकते हैं। तो शरीर के अंदर हमारे जो क्रोमोसोम, यहां पर इस चित्र को आप देखें, देखिए क्रोमोसोम की हम बात कर रहे थे, कोशिका के भीतर क्या होती है, कैसी संरचना होती है, जहां पर डीएनए के रूप में आनुवांशिक जानकारी स्टोर होती है। अर्थात शरीर मतलब घर हमारा, उसके अंदर कोशिका, कोशिका के अंदर क्रोमोसोम, और क्रोमोसोम के अंदर हो गया डीएनए। अब डीएनए क्या होता है, सेट ऑफ जेनेटिक, हम कह सकते हैं इंफॉर्मेशन, अर्थात जो हमारे आनुवांशिक सूचना का एक तरह से सेट होता है, वो होता है डीएनए। तो यहां पर आपको डीएनए दिखाई दे रहा है, उसके बाद डीएनए के बाद यहां पर आरएनए दिखाई दे रहा है, और डीएनए से लेके ये प्रोटीन बनने की प्रक्रिया होती है। फिर आपको यहां पर बीच में माइक्रो आरएनए दिखाई देगा और यहां पर प्रोटीन दिखाई देगा। तो देखिए दो चरण होता है, एक तो डीएनए से आरएनए बनेगा सबसे पहले, इस चरण को कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन, और दूसरा होता है आरएनए से फिर आपका अगला चरण जो प्रोटीन बनेगा, यहां से लेकर ये वाला चरण है, इसको कहते हैं ट्रांसलेशन। तो ये बेसिकली दो चरण होते हैं। और आगे चलते हैं तो देखिए सबसे पहले माइक्रो आरएनए को समझने से ज्यादा जरूरी है कि हम आरएनए को समझ लें, उसके बाद माइक्रो आरएनए आपको आराम से समझ आएगा। तो देखिए आरएनए क्या होता है, आरएनए देखिए पूर्ण रूप से एक राइबोन्यूक्लिक एसिड है, जो कि इसका कार्य क्या होता है, आरएनए जीन से सूचना लेकर प्रोटीन बनाने में मदद करता है। अब आरएनए क्या करेगा, यहां पर जो जीन होगा इससे सूचना लेगा, और सूचना लेने के बाद क्या करेगा, प्रोटीन बनाने में मदद करेगा। फाइनली रिजल्ट क्या होना है, प्रोटीन को बनना है। तो डीएनए यहां से सूचना लेगा, डीएनए से सूचना लेगा आरएनए, और प्रोटीन बनाने के चरण को संपन्न करेगा। अब डीएनए में मौजूद जो सूचनाओं का संग्रह है, प्रोटीन को बदलने की प्रक्रिया में यह मदद करता है। इस प्रक्रिया को दो चरण होते हैं जो मैंने शुरू में ही बताया था। पहला चरण होता है जो डीएनए से आरएनए बनेगा, इसको ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, और दूसरा चरण होता है जो कि आपका आरएनए से प्रोटीन बनता है, इस चरण को आपको ट्रांसलेशन कहते हैं। इसको आपको मैंने शुरू में ही बता दिया था। अब देखिए अब सवाल उठता है कि माइक्रो आरएनए क्या है, इसको समझना जरूरी है। तो माइक्रो आरएनए का पूर्ण रूप है माइक्रो राइबोन्यूक्लिक एसिड। इसकी लंबाई बहुत छोटी होती है, जैसा कि नाम ही है माइक्रो आरएनए, तो इसकी लंबाई काफी छोटी होती है। आमतौर पर ये 19 से 24 न्यूक्लियोटाइड लंबाई के होते हैं। इसका कार्य क्या होता है, तो जो माइक्रो आरएनए होता है वो छोटा होता है, गैर कोडिंग आरएनए होते हैं, इन पे कोडिंग नहीं होती है, और ये सीधे प्रोटीन बनाने का काम नहीं करते हैं।
ये क्या करते हैं, बल्कि जीन की जो गतिविधियां होती हैं उन गतिविधियों को रेगुलेट करने का काम करते हैं, उनको नियंत्रित करने का काम करते हैं। तो ये ध्यान रखना है कि ये प्रोटीन बनाने में सहयोगी नहीं है, बल्कि उसको रेगुलेट करने का काम कर रहे हैं। और जो एमआरएनए होता है, अर्थात जो मैसेंजर आरएनए होता है, उसको साइलेंट कर देता है। अब एक उदाहरण के तौर पर समझिए कि जैसे आप इस चित्र को देखिए, इस चित्र में आप देखिए, यहां से डीएनए से आरएनए में कन्वर्ट होती है कोई चीज, एमआरएनए उस एक विशेष सूचना को लेकर आएगा, स्पेसिफिक किसी इंस्ट्रक्शन को लेकर आएगा। यहाँ पर डेटाबेस में आपको ढेर सारे इंस्ट्रक्शंस हैं, ढेर सारी सूचनाएं हैं, उनमें से कोई एक सूचना जिस कमरे की जैसी आवश्यकता है, जैसा मैंने शुरू में ही बताया, तो उस विशेष इस टूल किट में से वो लेके निकलेगा उस विशेष सूचना को, और यहां से फिर अगले चरण में जाएगा, फिर राइबोसोम तक ये चीजें पहुंचेंगी और फिर ये उस जगह पर पहुंचेगा जहां प्रोटीन का संश्लेषण होना है, प्रोटीन को उत्पन्न होना है। लेकिन बीच में ये देख रहे हैं आप, यहां पर माइक्रो आरएनए है, और ये माइक्रो आरएनए क्या करेगा, इसमें से ये रेगुलेट करेगा, ये उस चीज को डिसाइड करेगा कि हर जगह मैंने शुरू में ही बताया कि सेम टूल किट रखा हुआ है, अब उसमें से कौन सी चीज जानी चाहिए किस कमरे के रिक्वायरमेंट के हिसाब से, तो उसको बिना रेगुलेट किए तो वो संभव नहीं होगा। किचन में जो सामान की जरूरत है उस सामान की जरूरत आपको ड्राइंग रूम में नहीं होगी। तो इस चीज को रेगुलेट करने का काम अगर आप देखें तो माइक्रो आरएनए कर रहा है, उसको इसकी सहायता से यहां पर रेगुलेशन होगा, और ये महत्वपूर्ण काम जो रेगुलेटर का काम कर रहा है वो माइक्रो आरएनए कर रहा है। ये एक बहुत क्रांतिकारी खोज माना जा रहा है। बेसिकली इसको ये माना जाता है कि जो मैसेंजर आरएनए आएगा उसको साइलेंस करके, उसको शांत करके या उसके ट्रांसलेशन को रोक के ये प्रोटीन उत्पादन जो हो रहा है लास्ट में जाके उस प्रोटीन उत्पादन को कंट्रोल कर सकता है। इसको, इसके इस्तेमाल को एक क्रांतिकारी घटना माना जा रहा है, विशेष रूप से कैंसर जैसे रोगों के उपचार में। इसको पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल जीन रेगुलेशन कहा जा रहा है, अर्थात जो ट्रांसक्रिप्शनल जो घटना, जो दूसरा चरण था, उसके बाद के रेगुलेशन के रूप में इसको देखा जा रहा है। अब यहां देखिए, उदाहरण के तौर पर समझिए, जैसे आरएनए है, आरएनए से एमआरएनए, मैसेंजर आरएनए से जब कोई जीन एक्टिव होता है तो क्या होता है, एमआरएनए डीएनए से जानकारी लेकर प्रोटीन बनने के लिए राइबोसोम तक जाता है, यहां से सूचना लेकर एमआरएनए राइबोसोम तक पहुंचता है। अब यदि किसी विशेष समय पर ऐसा लगता है कि प्रोटीन का निर्माण नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी प्रोटीन का निर्माण हो रहा है, तो ये चीज किसको महसूस होगी, माइक्रो आरएनए को महसूस होगी, जो यहां पर आप देख रहे हैं ये रेगुलेटर है। अगर इसको लगता है कि कोई विशेष टाइम पर किसी विशेष प्रोटीन का निर्माण, जो लास्ट में प्रोटीन बन रहा है फंक्शनल प्रोडक्ट के रूप में, वो नहीं होना चाहिए, तो ये क्या करेगा, ये एमआरएनए जो यहां पर एमआरएनए पहुंच रहा है उस आरएनए को साइलेंस कर देगा, शांत कर देगा, ताकि प्रोटीन वो न बना सके। इसी चीज की खोज की, तो ये खोज कब की गई, तो ये लिन4 नाम का एक माइक्रो आरएनए है जो कि एलिगेंस, सी एलिगेंस में लिन14 नाम के जीन के एमआरएनए को साइलेंस करता है। इसी के आधार पर इस खोज को किया गया। आपको बता दें कि जो जिसकी बात हो रही है, सी एलिगेंस की जिसकी बात हो रही है, ये एक छोटा सा गोल कृमि है, और इसी गोल कृमि के आधार पर जीव विज्ञान और अनुसंधान में इसका प्रयोग किया जाता है। मिट्टी और खाद में ये पाया जाता है, इसमें 100 कोशिकाएं होती हैं, तो इसी का प्रयोग किया गया इन दो वैज्ञानिकों के द्वारा, और इसी के बाद वो इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं। अगर हम देखें इस खोज की पृष्ठभूमि को, तो 1980 के दशक में ही इन दोनों वैज्ञानिकों ने, एम्ब्रोस और रोवकुन ने, छोटे गोलकृमि जिसका नाम सी एलिगेंस है, इस पर शोध किया था। और यहां पर इन्होंने जो माइक्रो आरएनए है लिन4, उसको यहां पर इजाद किया, और ये पाया, देखा कि आरएनए अणु का ये उत्पादन जब होता है, जिसमें कि लिन14 जीन के प्रोटीन उत्पादन को ये क्या करता है, ये रेगुलेट करता है, बाधित करता है। तो इसी आधार पर इन लोगों ने निष्कर्ष निकाला कि कई ऐसे रोग हैं जिन रोगों में जैसे कोशिकाएं विभाजित हो रही हैं, लगातार प्रोटीन का निर्माण हो रहा है, विशेष रूप से आप कैंसर में देखेंगे, वहां पर अनियंत्रित कंडीशन हो जाती है, तो वहां पर एमआरएनए की महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। वो प्रोटीन का अगर निर्माण ही बंद कर देगा, कंट्रोल कर लिया जाएगा, तो कैंसर जैसी बीमारी को फैलने से बचाया जा सकता है। इसीलिए इसको एक क्रांतिकारी चरण के रूप में देखा जा रहा है। अब देखिए, शुरुआत में वैज्ञानिकों ने इसे केवल गोलकृमि तक ही सीमित समझा था, लेकिन बाद में सन 2000 में आप देखेंगे रोकवुन की टीम ने लेड7 नामक एक अन्य माइक्रो आरएनए की भी खोज कर ली, जो कि सभी जानवरों में मौजूद है। तो इसका मतलब कि ये अन्य जगह पर भी इसकी खोज कर ली गई, और ये माना जा रहा है, हालांकि अभी शोध अगले चरण में होगा, इसमें काफी उन्नत संस्करण हमको देखने को आगे मिल सकते हैं, जिससे कि मानव के जो रोग हैं उन पर भी कंट्रोल करने के बारे में सोचा जा सकता है। अब देखिए, इसमें इसका महत्व क्यों है, तो महत्व इसलिए है क्योंकि आरएनए का मुख्य कार्य क्या है, प्रोटीन का निर्माण करना, और माइक्रो आरएनए का कार्य क्या है, जीन को नियंत्रित करना।
तो जिससे कि अनावश्यक प्रोटीन का निर्माण ना हो सके, और ये कंडीशन हमेशा हमें कैंसर जैसे बीमारियों में कारगर साबित हो सकती है और विभिन्न प्रकार के प्रोटीनों के उत्पादन को ये कंट्रोल कर सकती है, संतुलित कर सकती है। इसके अलावा कुछ ऐसे रोग हैं जो न्यूरो डीजेनरेटिव बीमारियां हैं, जैसे आप देख सकते हैं अल्जाइमर है, पार्किंसन है, इन बीमारियों में भी काफी ये कारगर हो सकता है। इस प्रकार जो हार्ट पेशेंट है, हृदय रोग के जो हृदय रोगी हैं, हृदय से संबंधित बीमारियों से पीड़ित लोग हैं, उनके लिए भी ये काफी कारगर हो सकता है। तो इसीलिए इस खोज को काफी एक क्रांतिकारी कदम के रूप में देखा जा रहा है, चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में क्रांति के रूप में देखा जा रहा है। तो ये एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसको आप ध्यान देंगे। अंत में हमारी परिपाटी अभ्यास प्रश्न की होती है, जिसका जवाब आपसे हम कमेंट बॉक्स में अपेक्षित रखते हैं। तो प्रश्न आपके लिए सामने है कि चिकित्सा नोबेल पुरस्कार विजेताओं का चयन कौन करता है? कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट, नॉर्वेजियन नोबेल समिति, रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज या स्वीडिश एकेडमी? तो उम्मीद है आप सही और सटीक जवाब जरूर देंगे। लड़ते रहें, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।